That is new topic, bonding in organic compound. Bonding in organic compound. तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हें यही मिलता है कि किस तरह की बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. Which type of bond is formed in the carbon compounds? तो all carbon compounds are covalent. यहाँ पर बात होती है covalent bonding की. And what is covalent bond? That is a bond formed by mutual sharing of electrons. शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड. अब इसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए. फर्स्ट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक बार पूरा रिकैप हो जाएगा बेटा, इसको ध्यान से सुनते जाओ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. इसका दूसरा नाम भी याद रखना, वी कॉल्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है. दूसरी टर्म आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? दैट इज रिप्रेजेंटेशन of electrons in shell of an atom. एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. रिप्रेजेंटेशन की जगह पे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ज्यादा बेटर है. दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल. ठीक है, ऑफ एन एटम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पता होगा कि 4 शेल हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली. जैसे कि ये आपका के शेल हो गया, दिस इज द एल शेल, दिस इज एम शेल, देन वी हैव एन. तो ये शेल के नाम क्या है बेटा? के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल. इनको शेल्स कहते हैं. शेल्स कहते हैं या फिर ऑर्बिट कहते हैं. शेल एंड ऑर्बिट्स आर द सेम थिंग. ठीक है, तो के, एल, एम, एन, ये 4 शेल पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 तक बात करते हैं हम लोग, तो 20 तक यहाँ फुलफिल्ड हो जाते हैं. तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है बेटा? व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल? दैट इज 2. एल की कितनी है? 8. 8, एम 8 एंड एन 18. ऑलराइट, तो आई थिंक, आई होप कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है सबको अच्छे से. आती है ना? फिर भी कुछ बात कर लीजिए. जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके के शेल, एल शेल, एम और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? टेल मी. ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. अगर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम के कितने आएंगे? 2. जब तक पहला शेल कंप्लीट नहीं होता आगे मूव नहीं करते. लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? 2 एंड 1. पहला शेल कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आगे वाले शेल में जाएगा. फिर बात करेंगे बेरिलियम की, एटॉमिक नंबर 4, कितने जाएंगे? 2 एंड 2. ठीक है, फिर बात करते हैं बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5, कितने जाएंगे? 2 एंड 3. ठीक है, फिर कार्बन की, कार्बन में कितने जाएंगे? 2 एंड 4. ठीक है, उसी तरह से नाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 एंड 5. ठीक है, तो इनके जो आउटरमोस्ट शेल हो जाएंगे वो एल हो जाएंगे, क्योंकि 2, जब तक 2 नहीं भर रहा तब तक आगे नहीं जाते. 2 भर गया, फिर के शेल फिल्ड हो गया, फिर एल तक जाएंगे. जब तक एल नहीं भरेगा एम में नहीं जाएंगे. नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन. क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 2 एंड 6. फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन बेटा? 2 एंड 7. फिर नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 2 एंड 8. देखो 2, 8. अब सोडियम की बात आएगी तो सोडियम में क्या से जाएंगे? 2 8 1. टोटल काउंट कर लेना बेटा, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होगा. तो 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मैग्नीशियम का कितना होगा? 282. ठीक है, देन एल्यूमिनियम का कितना होगा? दैट इज 283. ठीक है, देन सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, टेल मी कितना होगा? 284. 284.
ठीक है। देन सिलिकॉन के बाद आता है आपके पास फॉस्फोरस 15 285। 285 देन सल्फर एटॉमिक नंबर 16 कितना आएगा 286। देन क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 कितना आएगा 287। एंड देन आर्गन एटॉमिक नंबर 18 कितना आएगा बेटा 288। देन पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 देखो फुलफिल्ड हो गया, एम शेल भी KLM पूरा हो गया। अब कहाँ जाएगा आगे वाले शेल में, तो कितना जाएगा 288 और आगे कितना जाएगा 1। एंड देन लास्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होगा 288 एंड 2। आई होप इतना आपको आता है अच्छे से, ठीक है। टेल मी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो इसका आउटरमोस्ट शेल में, दैट इज 1। इसके कितने हैं आउटरमोस्ट शेल में 2, इसके कितने हैं 1, इसके कितने हैं 2, इसके कितने हैं 3, इसके कितने हैं 4, इसके 5, जो रेड से लिख रहा हूँ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 6, इसके 7, इसके 8, इसके कितने होंगे सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम के 3, सिलिकॉन के 4, फास्फोरस के 5, सल्फर के 6, क्लोरीन 7, आर्गन 8, पोटेशियम 1 एंड कैल्शियम 2। सो जो रेड से लिखे हैं वो क्या है बेटा, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? Now next thing, that is Lewis dot structure. Now what is Lewis dot structure? Lewis dot structure का मतलब होता है that is representing valence electron by dot और cross। या तो डॉट से रिप्रेजेंट करो या फिर आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम की बात होती है, एटॉमिक नंबर 11 है ना इसका, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया, तो हम इसको सोडियम बनाएंगे और एक डॉट लगा देंगे कहीं पर। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या होगा बेटा इसका 2 and 4, तो कार्बन बनाएंगे और 4 डॉट्स लगा देंगे, कहीं पर भी कैसे भी डॉट्स लगा दो आप, तो 4 डॉट्स होगी, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 6, ठीक है, तो ऑक्सीजन लिखेंगे और 6 डॉट्स लगा देंगे कैसे, ठीक है। हीलियम, हीलियम की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 2 होती है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 होता है, तो क्या लिखेंगे हीलियम बनाएंगे और 2 डॉट्स लगा देंगे, चाहे सिंगल सिंगल लगाओ चाहे डबल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लगाओ, ठीक है। देन अगर बोला जाए आपसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर होता है 15, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 and 5। कैसे बनाएंगे बेटा इसको, फॉस्फोरस लिखेंगे और 5 डॉट्स लगा देंगे, ठीक है 5 डॉट्स। सो इसी रिप्रेजेंटेशन के मेथड को बोलते हैं हम लोग दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्लियर हुआ? वैलेंसी, वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हाउ विल यू डिटरमाइन द वैलेंसी। पहले तो बात बेटा वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी एंड कैटिनेशन पावर, दो चीज बताई थी मैंने आपको। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom, capacity of an atom with other atom, एक एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। अब वैलेंसी जो होती है इट ऑलवेज डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करती है कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 रूल बताए हमने। पहला, फॉर नोबल गैसेस की वैलेंसी हमेशा क्या होगी, वैलेंसी इज 0, वैलेंसी इज 0। और नोबल गैसेस कौन कौन सी होते हैं बेटा, हीना, नीना और करीना का एक्सरे, याद है ना। सो इसमें आप याद रख सकते हो दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो मेनली तो हीलियम, नियॉन और आर्गन ही आपके 20 तक आते हैं, तो उसका याद रखेंगे। सेकंड, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वैलेंसी इज द सेम, वैलेंसी जो होगी इज सेम एज
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी उसकी वही रहेगी। एंड थर्ड एग्जांपल आपका आता है इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज्यादा हो जाए, लाइक 5, 6, 7, 8 हो जाए, तो वैलेंसी के लिए जो वैलेंसी होगी दैट 8 इज माइनस वैलेंस 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देना आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सिंपल सा रूल हो गया इसमें। पहला, नोबल गैसेस की वैलेंसी हमेशा 0 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 1, 2, 3, 4 है तो वैलेंसी इज द सेम एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 5, 6, 7, 8 है तो 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल, लास्ट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है, ये ऑक्टेट साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने एक रूल दिया था कि एवरी एलिमेंट wants to achieve noble gas configuration, either by losing electron, या तो losing electron के द्वारा हो सकता है, और by gaining electron, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बेटा सिर्फ एक्सेप्शंस 4 हैं आपके, एक्सेप्ट कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, ठीक है। ये लोग क्या फॉलो करते हैं? डुप्लेट फॉलो करते हैं, वी कॉल्ड एज डुप्लेट रूल। ये डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। एंड व्हाट इज डुप्लेट रूल? देखो, ऑक्टा का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टा मींस 8 इलेक्ट्रॉन। दे वांट्स टू अचीव नोबल गैस, और नोबल गैस के आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होते हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि आपके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन डुप्लेट रूल, ये 4 एलिमेंट क्या करते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, ये 4 एलिमेंट जो हैं, दे वांट्स टू अचीव हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहते हैं, ठीक है। हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनना चाहते हैं। अब जरा बात को समझना ध्यान से। जैसे कि मैं कह दूं बेटा नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 एंड कितनी? एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 एंड 5। तो इसके लिए आसान क्या होगा? अगर इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना है तो व्हाट इज द इजियर थिंग? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है बेटा, 2 पॉसिबिलिटी होगी। या तो ये क्या करे? -5 इलेक्ट्रॉन कर दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये +3 इलेक्ट्रॉन कर दे। अगर ये -5 इलेक्ट्रॉन करता है तो इस पे चार्ज आ जाएगा, दैट इज +5, n+5। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज आ जाएगा n3 नेगेटिव। जब इस केस में बात करेंगे तो ये 2 बन गया, और इस केस में बात करेंगे आउटरमोस्ट शेल 2, 8 बन गया, ठीक है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, या आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो कौन सा इसका ईजियर है? आपको पहले बता दूं, हर एक इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी इस एटम के अंदर ही होती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगेगी यहाँ पर, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगेगी। तो कौन सा इजियर हो गया बेटा? क्या 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। तो इसके लिए आसान क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन करना। इसीलिए ये चीज नहीं बनती और यही बनेगी। तो नाइट्रोजन जो होगा उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पर वो आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ये 2, 6। अब देखो इसके लिए क्या आसान है? 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना? 2 इलेक्ट्रॉन गेन को गेन करना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसीलिए क्या बना लेगा? गेन करेगा तो O2 नेगेटिव, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बेटा इसमें, 2, 8। अब सोडियम की बात करो, जैसे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना? तो इजी इसके लिए रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसमें, तो ये Na पॉजिटिव बना लेगा। और आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी अब? 2, 8। तो आप देख रहे हो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर 8 आ रहे हैं तो दे विल फॉलो द ऑक्टेट रूल। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, जरा इनको चेक करते हैं हम लोग। और उससे भी पहले चेक करते हैं हम लोग मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 282। क्या इसके लिए इजियर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या फिर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना? व्हाट इज द इजियर? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इसके लिए इजियर होगा। और चार्ज क्या आ जाएगा इस पे? Mg+2।
अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये पूरा का पूरा शेल गायब हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8। वंस अगेन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए। अब जरा इसकी बात करो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 3। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है और बना लेगा H नेगेटिव, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब डुप्लेट रूल फॉलो किया, मतलब ये हीलियम की तरह बन गया। लिथियम के केस में बात करो, अब जरा यहाँ देखो, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन माना जाता है तो उसको अलग से याद रखो। लिथियम के केस में बात करो तो लिथियम में देखो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये आ जाएगा लिथियम पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, 2 हो जाएगी। वंस अगेन डुप्लेट फॉलो किया। सेम एज द बेरिलियम, बेरिलियम की आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। इजियर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Pe+2 और आउटरमोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि पूरा शेल गायब हो गया। सिमिलरली फॉर दिस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, सॉरी लॉस करे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, पॉसिबल कौन सा होगा इजियर, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा लगती है। तो ये बन जाएगा बोरॉन +3 और आउटरमोस्ट शेल में आ जाएंगे 2। तो ये चारों की आप देख रहे हो, तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बाकी जब हमने देखा था सब के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो जहां आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो तो कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, और जहां आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, डुप्लेट रूल फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, फॉर कार्बन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में क्या है बेटा, 2 and 4, एटॉमिक नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मेक श्योर। अब इसके लिए क्या आसान है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, ये पॉसिबिलिटी है ना इसके पास। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो ये बनाएगा 4 नेगेटिव, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये बनाएगा 4 पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ कार्बन आयंस आर नॉट फॉर्म। तो क्वेश्चन आता है बेटा, कार्बन डू नॉट फॉर्म, कार्बन डू नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव और C4 पॉजिटिव आयन। व्हाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ टेल मी, दोनों का आंसर अलग अलग होगा तो बहुत ध्यान से समझिए। अब जरा देखते हैं फर्स्ट केस, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सिचुएशन आ जाएगी C4 नेगेटिव। अब जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये हो जाएगा 2 4 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या हो जाएगा 2 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, आपको पहले बता दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंसेप्ट अलग होगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि वो चार्ज है कि अनचार्ज है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात भी याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये बात किसके लिए बोली जाती है, ये दोनों कंसेप्ट लागू होते हैं फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम। ये चार्ज के लिए लागू नहीं होते, चार्ज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन 4 नेगेटिव है तो ऐड होगा या माइनस होगा, लेट्स सी। जैसे अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर 6 है, तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन, और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये प्रोटॉन तो इसके पास 6 थे, इलेक्ट्रॉन भी इनिशियली 6 थे, लेकिन 4 इसने और ऐड कर लिए, माइनस है तो ऐड कर लिए, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 बात समझ में आ 10 रही है? 4 इसने एक्स्ट्रा ऐड कर लिए। तो अब जरा बात समझना, क्या 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा? सिचुएशन ये हो गई, पहले वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटरमोस्ट शेल में इसके पास आ जाएंगे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो और अंदर प्रोटॉन आपके पास 6 बच गए, सिर्फ 6 प्रोटॉन्स, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ है। भाई ये स्टेबल क्यों हुआ, इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि इसके पास 6 प्रोटॉन अंदर की तरफ थे, 6 पॉजिटिव अंदर की तरफ थे और 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ थे, तो टोटल चार्ज बैलेंस्ड हो गया था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड कर गया प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सीड कर गया प्रोटॉन से तो वो रिपल्शन क्रिएट करेगा और वो बाहर की तरफ जाएगा और अनस्टेबल बना देगा इसको। तो यहाँ पे लिखना कैसे है वो बात इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं बनता ये चीज। तो मेक श्योर अबाउट दिस कि किस तरह से आप बात करोगे। ठीक है बेटा, कैसे लिखना है इसको। पहले तो हम ये लिख लेते हैं इसके प्रोटॉन 6 हैं और इसके 10 हैं। ठीक है, तो इफ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड फॉर्म करता है, फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, C4 नेगेटिव। ठीक है, बट it would difficult for the nucleus ठीक है with 6 proton to hold कितना 10 electrons। ठीक है, which make them therefore, अच्छा 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं होल्ड कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो रिपल्शन क्रिएट करेगा, प्रोटॉन बढ़ गए तो अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ये याद रखना, प्रोटॉन का नंबर हमेशा बढ़ता है तो अट्रैक्शन क्रिएट करता है और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो हमेशा रिपल्शन क्रिएट करता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि 4 नेगेटिव क्यों नहीं बनता, बिकॉज कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, 6 प्रोटॉन के लिए जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए, विच मेक देम एंड देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर it become unstable and hence क्या नहीं होगा बेटा, hence C4 negative do not exist, C4 negative exist नहीं करेगा। Is it clear now? देखिए बेटा, अगर 4 पॉजिटिव ले तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन थी 2 4, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, -4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये बनाएगा C4 पॉजिटिव। और हम बोलते हैं ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, वंस अगेन चेक कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटॉन कितने, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, 6। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो उतने ही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो 6 में से 4 गए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो C4 positive do not exist as it required lot of energy to remove 4 electrons। ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इतनी एनर्जी कार्बन के पास अवेलेबल नहीं होती। एंड दूसरा पॉइंट ये डाल सकते हो, अब जरा सोचो 6 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अंदर की तरफ तो 6 हैं और बाहर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा बेटा, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे इसको 2 को और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर समा जाएंगे। सो इफ यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हो आप, पहली चीज तो इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर किसी तरह से आपने काम कर भी लिया तो क्या होगा, the 6 proton of nucleus do not hold 2 electrons as it collapse, as the atom collapse। एटम जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा। एटम के अंदर ये कहानी बोली जाती है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने चाहिए, तो यहाँ तो बिल्कुल फोर्स अट्रैक्शन के थ्रू पकड़ लिया उसने, तो रिवॉल्यूशन कहाँ से होगा। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? ठीक है बेटा, नाउ वी हैव द बॉन्डिंग। आपको बॉन्डिंग्स पूछी जाती हैं और बॉन्डिंग किस तरह से करवाई जाए वो सारी कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग कंसेप्ट के लिए आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैं पहले बात करता हूँ H2 की बॉन्डिंग। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, इफ यू रिमेंबर, क्या थी कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट ग्रुप सेकंड के एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं किसके साथ, ग्रुप 16 या ग्रुप 17 के साथ,
तो किस तरह की बॉन्डिंग बनेगी? आयनिक बॉन्ड बनेगी, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल आपको दिया था, दूसरा ट्रिक दिया था कि ऑल हाइड्रोजन कंपाउंड, जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड हो गए, एंड कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड है, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज याद कर लेना, हाइड्रोजन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड एंड द सेम एटम्स, अगर सेम एटम भी कंबाइन होते हैं तो भी कोवलेंट बॉन्डिंग ही बनेगी, ठीक है बेटा। अब जरा बात को समझिए, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बॉन्डिंग किस तरह की होगी? सबसे पहले ये पता कर लेना है कि सेम एटम में ट्रिक लगा के कि क्या कोवलेंट बनना है कि आयनिक बनना है, तो इट इज कोवलेंट बनना है। तो कोवलेंट बनना है तो शेयरिंग करवानी है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करे, तो ये क्या करेगा? इससे गेन किया, तो अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसने अपना ऑक्टेट पूरा, डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन तो डुप्लेट पूरा करता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी लेगा बेटा, तो ये इसके इतने इलेक्ट्रॉन वापस भी ले लिया इसने, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन के भी क्या हो गए? अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड हुए हैं, इनको कहा जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको नाम देते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इनको कहा जाता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से हमेशा एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो जो बॉन्डिंग बनी वो हो गया कि H, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनके बॉन्ड बना देंगे आपस में मिलकर। दूसरा एग्जांपल देखो, O2 ऑक्सीजन के बीच में, देखो सेम एटम आ गया तो सबसे पहली चीज तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, सबसे पहली चीज तो ये पता कर लेना ट्रिक लगा के कि कौन सी तरह की बॉन्डिंग होनी है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग होनी है, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाओ। दूसरा ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने की रिक्वायरमेंट हुई? इसको कितना चाहिए बेटा? इसको सोचो जरा, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हाउ मच इट रिक्वायर्ड? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इससे गेन कर लेगा। उसी तरह से सिमिलरली ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे जितना देगा उतना वापस भी लेगा, तो गेन कर लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला आपस में इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो बच क्या गए? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें कहेंगे हम लोग दैट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर? 4। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर में पार्टिसिपेट नहीं किए, इन्हें कहा जाता है लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन which do not participate in bonding, valence electron which do not participate in bonding, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे उसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन which participate in bonding, which participate in bonding, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ऑलराइट, क्लियर हुआ कंसेप्ट? सिमिलरली अगर मैं N2 की बात करूं तो सबसे पहले ये पता कर लो बेटा, सेम एटम्स है, सेम एटम है तो फिर कौन से बॉन्ड बनेगा? दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनने वाले। तो नाइट्रोजन के पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? 2,5। इसका मतलब इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा नाइट्रोजन भी लेंगे, इसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने इस तरह से शो कर दिया। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज नाइट्रोजन रिक्वायर्ड? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इस ऑक्टेट? नाइट्रोजन का एक बार बना के देख लो, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये साइड वाले से लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? साइड वाले से लिया। अब जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी देगा, तो ये दूसरे को भी दे दिया। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई? N ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, तो ये कहलाएंगे इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएंगे इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाएंगे इसके दैट इज कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई? तो आपने एक चीज देखी कि 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा।
4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म। एंड 6 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एक चीज और याद रखना, आप, मैं नोट डाल के यहाँ लिख रहा हूं कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे आर डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, मतलब इनमें डायरेक्शन होती है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है बेटा? सो आज की क्लास हम लोग यहीं ऑफ करते हैं।